हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों, आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है आपके जेपीएससी और सभी जेएसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, अगर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और जेपीएससी और जेएसएससी के रेस में जीतना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 315 के अंतर्गत जो है कहा गया है पीएससी का गठन किया जाता है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो गठन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो धारा 315 के अंतर्गत किया जाता है, ये प्रावधान है इसमें। और धारा 316 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है, ठीक है, अधिकारियों की नियुक्ति किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये किसके अधीन लिखा गया है? तो ये धारा 315 के 316 के अंतर्गत ये कहा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं धारा 323 में क्या लिखा गया है? तो रिपोर्ट को सबमिट करना होता है, ठीक है। रिपोर्ट को सबमिट करना होता है, जो भी रिपोर्ट बना जाता है, ठीक है। जेएसपीसी यहाँ पे हम लिखते हैं, जेएसपीसी के अंतर्गत जो है, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म हम सबसे पहले लिखते हैं, इसको कहते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, ठीक है। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है इसे, ठीक है। जेएसपीएससी जिसे कहते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। इसके समक्ष वार्षिक रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। जिन्होंने मिलकर जो है वो आयोग का गठन किया होता है, उनके समक्ष जो है वो जेएसपीसी को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करना होता है, ठीक है। अब आपका एक धारा यहाँ पे हम बता देते हैं कि धारा 317 में ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। धारा 317 में क्या लिखा गया है कि इस्तीफा है, ठीक है। आप इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। इस्तीफा किनके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इस्तीफा किनको दे सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, बट ये लिखित रूप में होना चाहिए, ठीक है, लिखित रूप में होना चाहिए, जो कि इस्तीफा 317 के अधीन यानी कि अंतर्गत ये आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, ओल चिकी किस आदिवासी भाषा की लिपि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये संथाली भाषा की एक आदिवासी लिपि कहा जाता है, जो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ओल चिकी के आविष्कार किसने किए थे? ठीक है, आविष्कार किन्होंने किए थे? तो ध्यान रखिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसका आविष्कार किया था। ओल चिकी का कब किया था? तो 1925 ईस्वी में आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया थर्ड। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता होना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग, भादों में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट आप लोग कहा जाता है, ठीक है, भाद्र मास के एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है,
भाद्र मास के एकादशी को मनाया जाता है ये कर्मा पूजा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई अपने बहन जो है अपने भाई का सुख समृद्धि के लिए एकादशी के ये व्रत रखती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगर आप में इसी का सवाल पूछा जाए कि सरहुल जो है साथियों, ये सवाल आपका जेपीएससी में पूछा गया है, 2012 का है, सरहुल कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, चैत्र मास में ये मनाया जाता है, ठीक है, चैत्र में मनाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पलामू में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन ए, सरसों का सबसे अधिक जो है वो तिलहन फसल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, तो पलामू में किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे अलसी, तो कुछ इस प्रकार से आपका अलसी हो गया, ये आपका हो गया अरंडी बीज, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आपका हो गया तिल, जो कि ये कहा जाता है काला तिल, और एक आपका आता है वाइट तिल भी रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5वां, झारखंड सरकार के अनुसार जो है वो झारखंड सरकार के कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में 30,000 के रूप में, 30,000 राशि के रूप में जो है वो इसे प्रदान किया जाता है कन्यादान योजना के तहत, ठीक है। अगर हम बात करें ये योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था कन्यादान योजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये सभी जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, चाहे आप शिक्षक हैं, ठीक है, चाहे आप शिक्षक हैं, जो कि आप लोग शिक्षक की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, 1908 में इसका जो है वो पारित किया गया था ये अधिनियम। किराएदारी अधिनियम को जो है वो दोस्तों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1908 में ये पारित किया गया था अधिनियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इनमें से कौन सा औद्योगिक कस्बा छोटा नागपुर पठार में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची, ठीक है। रांची जो है छोटा नागपुर पठार में स्थित है। और यहाँ पे बात करें, ये पठार बड़े औद्योगिक केंद्र का भी घर माना जाता है। कौन, तो रांची, ठीक है। बहुत ही जो है वो औद्योगिक छोटा नागपुर पठार जो है वो सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र का भी घर माना जाता है, जो अपने स्टील कोयला, ध्यान रखिएगा किसके लिए, तो स्टील कोयला और इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए जाने जाते हैं स्पेशल, ठीक है। कौन सा, तो छोटा नागपुर पठार, ठीक। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इनमें से कौन सा नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महानदी जो है साथियों ये छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है। तो बात आता है ये कहाँ पे बहती है, तो ध्यान रखिएगा ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंचल में, ठीक है, उड़ीसा के अंचल में ये जो है वो सबसे बड़ी नदी जो कहा जाता है वो महानदी है, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंचल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और इसका प्राचीन नाम भी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चित्रोपतला, ठीक है, चित्रोपतला इसका नाम था, जो कि प्राचीन में था। और इसका उद्गम, ध्यान रखिएगा साथियों, इसका उद्गम कहाँ पे हुआ था, तो धमतरी जिला में हुआ था। कौन से पर्वत से इसका होता है, तो पर्वत, ध्यान रखिएगा, सिहवा पर्वत के श्रेणी से जो है इसका जो है वो उद्गम होता है। तो ध्यान रखिएगा। और ये इसका प्रवाह भी सवाल पूछा जा चुका है आपके एसएससी सीजीएल में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका प्रवाह जो होता है साथियों दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर इसका प्रवाह होता है। और इसकी कुल लंबाई की ध्यान रखिएगा, इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 885 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। सभी चीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा,
तभी मज़ा आएगा। ठीक है, दामोदर की अगर हम बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई कितना है तो 592 किलोमीटर है, जो कि छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं उत्तरी कोयला का जो लंबाई 360 किलोमीटर है, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। अगला है आपका दक्षिणी कोयल, 285 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ये सभी झारखंड में बहने वाली नदियां हैं। और जाकर के दामोदर जो है एक स्पेशल जो ध्यान में रखिएगा, दामोदर इसके बारे में फुल डिटेल में हम चर्चा किए हैं। तो आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का पूरा लिंक मैं डाल दूंगा, आप वो जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, झारखंड में किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोनहा जलप्रपात जो है वो कहा जाता है। इसे जो दोस्तों गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात इसे कहा जाता है। ठीक है, और जो कि ये कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये रांची जिला में है। और ये जलप्रपात जो है वो राढ़ू नदी पर गिरने से बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी पर तो ध्यान रखिएगा, राढ़ू नदी पर गिरने से बना है। ठीक है, और इसकी कुल ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं जलप्रपात जोनहा जलप्रपात की तो 43 मीटर है। अगर हम फीट की बात करें तो 141 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इसका जल मार्ग कहाँ पे है, ठीक है, ये सवाल क्योंकि पूछा जा चुका है तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ठीक है, जोनहा जलप्रपात का जो है साथियों, इसका जल मार्ग किधर है, किधर है, हैं किधर है? अगर पूछा जाए आपको कि जोनहा जलप्रपात का जल मार्ग किधर है तो आप लोग जवाब क्या देंगे, राढ़ू नदी से है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, राढ़ू नदी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं दसम जलप्रपात। ठीक है, दसम जलप्रपात का नाम कैसे पड़ा, सबसे पहला ये सवाल आता है। ठीक है, तो दसम जलप्रपात का नाम कैसे पड़ा, तो इसमें जो है वो 10 धाराएं थी। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 10 धाराएं हुआ करती थी, इसलिए जो है दोस्तों इसे दसम जलप्रपात कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो धाराएं हैं ना साथियों, इसमें कुल 10 धाराएं हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम दसम पड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी कुल ऊंचाई की। ठीक है, कुल ऊंचाई इसका कितना है, दसम जलप्रपात की कुल ऊंचाई जो है 144 फीट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 144 फीट इसकी कुल ऊंचाई है, जो कि ये रांची और जमशेदपुर के मार्ग में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन से नदी पे स्थित है ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ये कांची नदी पे स्थित है। कौन सा, तो दसम जलप्रपात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने आता है अब ये हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हुंड्रू जलप्रपात की अगर ऊंचाई की हम यहाँ बात करें तो कितनी इसकी ऊंचाई है तो 98 मीटर है। अगर फीट में बात करें हैं तो 322 फीट है। ठीक है, 322 फीट है। और ये कौन से नदी पर स्थित है, नदी कौन सा है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अब आपसे ये सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताइए जरा कि स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर एक सवाल में आपको ऐसे हम प्रश्न आपको देते हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, अब आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है और इसका उद्गम स्थल जो है साथियों कहाँ से होता है। ठीक है, इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल में आते हैं। अब आपका हो गया हिरनी जलप्रपात। ये जलप्रपात जो है दोस्तों पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। ठीक है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है साथियों 121 फीट है इसकी कुल ऊंचाई। ठीक, और ये जो है वो इसका रामगढ़ नदी इसका जल मार्ग है। ठीक है, अगर जल मार्ग अगर पूछा जाए, जल मार्ग तो रामगढ़ नदी जो है इसका जल मार्ग है। तो ये सभी पॉइंट ना साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो या फिर जेएसएससी का कोई भी हो, स्टेनो हो या फिर आपका सीजीएल हो। स्पेशली आपके लिए ये तैयारी जो किया जा रहा है वो सहायक शिक्षा सहायक शिक्षक जो है जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या के प्रतिशत क्या है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 80% है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आपका हो गया, ये जो भी सवाल आपसे करवा रहे हैं साथियों सभी आपका प्रीवियस ईयर हो गया या फिर नए नए जो भी सवाल आते हैं आपके सामने वो सभी आपका ये सभी दिया गया है आपके उड़ान में है। ठीक है, तो ये हम उड़ान से सवाल उठाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उड़ान का सवाल है, ये सवाल आपके उड़ान में दिया गया है। तो झारखंड राज्य में कुल जो है वो 80% कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या की प्रतिशत है। ठीक है, और झारखंड की प्रमुख फसल, ध्यान रखिएगा सवाल, ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रमुख फसल क्या है तो चावल है। ठीक है, प्रमुख फसल अगर पूछा जाए तो चावल है। अगर पूछा जाए कृषि मंत्री जो है कौन है झारखंड के वर्तमान में, अगर पूछा जाए आपसे कृषि मंत्री कौन है तो ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों बादल पत्रलेख जो है वो कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं। और अगर इसी में पूछा जाए कि पशुपालन मंत्री कौन है, पशुपालन मंत्री तो बादल पत्रलेख है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन मंत्री इसका पूरा नाम है जो कि बादल पत्रलेख कहा जाता है इसे। ठीक है, बादल पत्रलेख जो है वो कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय में ये मंत्री हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2001 को जो है वो पंजीकृत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है साथियों बहुत सारे आपके वाटरफॉल्स हैं, इसलिए यहाँ पे जो सिटी ऑफ वाटरफॉल इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली पर्वतारोही कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमलता अग्रवाल जो है वो एवरेस्ट अभियान पर जाने वाली झारखंड की पहली पर्वतारोहिणी है। और ध्यान रखिएगा प्रेमलता अग्रवाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे बुजुर्ग महिला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सबसे बुजुर्ग महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा प्रेमलता अग्रवाल। कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो ध्यान रखिएगा 20 मई 2011 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और फतेह हासिल किया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वह दुनिया के 7 बसे ऊंची महाद्वीपों चोटियों पर जो है फतेह करने वाली भारत की सबसे पहली महिला जो है वो कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल। दुनिया भर में जो 7 ऊंचे महाद्वीप की चोटियां हैं उन पे फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल है। और इन्हें ध्यान रखिएगा साथियों 2013 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया भी जा चुका है। यहाँ पे आप फिगर में आप लोग देख सकते हैं 2013 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों बछेंद्री पाल, इनके बारे में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ बता दें आप लोगों को बी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि अरुणिमा सिंह के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम फुल डिटेल में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है आपको, फुल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला आपके बारे में यहाँ आता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि अरुणिमा सिंह। ठीक है, तो अरुणिमा सिंह जो भारत के राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। ठीक है, पहली भारतीय दिव्यांग यानी कि विकलांग जिसे कहा जाता है। ठीक है, दिव्यांग है जो कि कब चढ़ाई की थी? इन्होंने ध्यान रखिएगा 21 मई 2013 को इन्होंने चढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है अरुणिमा सिंह। ठीक है, अरुणिमा सिंह जो कि दिव्यांग हैं और 21 मई 2013 को जो है पहली भारतीय दिव्यांग है, ऐसी हैं जो कि अरुणिमा सिंह हैं, जो कि शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। ठीक है, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि 12 अप्रैल ये डेट आप लोगों को भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 12 अप्रैल 2011
इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं विस्तार रूप से। 12 अप्रैल 2011 जो है को लखनऊ से दिल्ली जाते समय जो है इनके बैग और चैन खींचने के प्रयास में कुछ अपराधियों ने पद्मावती एक्सप्रेस, ये डेट याद, ये जो है ना पद्मावती, ये ट्रेन का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा ट्रेन था? तो पद्मावती एक्सप्रेस से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया गया था, जिसके कारण जो है इन्होंने अपना एक पैर गंवा बैठी थी। उसके बाद 21 मई 2013, ठीक है, 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया इतिहास इन्होंने रचा था। किन्होंने? तो अरुणिमा सिंह ने। ये डेट आप याद रखिएगा कि 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जाती हुई ट्रेन के समय जो बस बैग और चेन खींचने के प्रयास में कुछ अपराधियों ने पद्मावती एक्सप्रेस से, ठीक है, कौन से एक्सप्रेस से? ट्रेन भी हो सकता है पूछा जाए आपसे, कि पद्मावती एक्सप्रेस से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया गया था, जिसके कारण से उन्होंने अपना एक पैर गंवा बैठी थी। उसके बाद 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके एक नया इतिहास बन गया था। तो साथियों, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि अपना हौसला जो है ना साथियों नहीं गंवाना चाहिए। हौसला अगर बुलंद हो तो कोई भी चीज़ आपके लिए छोटी पड़ जाती है, चाहे वो शिखर का है नहीं हो। तो इन्होंने अपना हौसला जो है वो बुलंद रखा, उसके बाद ही ना अपना जो भी मुकाम था वो हासिल कर लिया। इसलिए सिर्फ सोचिए नहीं, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। बता दें दोस्तों, अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करते हैं तो कभी भी आप लोग जीरो लेवल से तैयारी तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका तैयारी जो होगा वो एक अनुभव रूप से होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी पहले कर चुके हैं। तो आप लोग का जो तैयारी होगा ना साथियों, वो जीरो से नहीं होगा, जहाँ से आप ख़त्म किए हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग जीरो से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग जीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो जीरो से लेकर के हीरो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए समय बहुत ही बलवान होता है, ठीक है। तो समय का भी आप लोग कदर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके एक नया इतिहास रचा है। किन्होंने? तो अरुणिमा सिंह ने। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मालावतपूर्ण, ठीक है। तो ये जो है भारत की पर्वतरोहिणी है, जिसने मात्र महाजा जो है वो 13 वर्ष में, ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में 25 मई 2013, ध्यान रखिएगा 25 मई 2014, डेट याद रखिएगा, को विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है, ठीक है, महिला हैं। और ये जो है इस शिखर तक पहुंचने वाली सबसे युवा महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे ये मालावतपूर्ण हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे हम पॉइंट ऐड किए हैं, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सुल्तानापुर जिले के भारतीय संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस विकलांग महिला के सुनपुन रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। इन्हें किन्हें? तो ध्यान रखिएगा अरुणिमा सिंह को, ठीक है, घोषणा किया जा चुका है। और उसके बाद सन 2016 में अरुणिमा सिन्हा को जो है वो अंबेडकर रत्न पुरस्कार से अंबेडकर नगर महोत्सव समिति की तरफ से नवाजा भी जा चुका है। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आता है आपके लिए बछेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा विस्तार रूप में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ध्यान रखिएगा, बछेंद्री पाल, इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी? तो 1984, आप ये डेट याद रख लीजिएगा। और वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला, ठीक है, 5वीं महिला है। और भारत की अगर पूछा जाए तो पहली महिला है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सम्मान इन्हें मिल चुका है और पुरस्कार क्या क्या दिया गया है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन से पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक
कब मिला था? 1984 में। ठीक है, पद्मश्री भी इन्हें कब मिला था? तो 1984 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्वर्ण पदक 1985 में दिया जा चुका। अर्जुना पुरस्कार जो है 1986 में, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। कोलकाता में जो है दिया गया है लेडीज स्टडी ग्रुप अवार्ड, जो कि 1986 में दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया था 1990 में, इसे सूचीबद्ध किया गया था। उसके बाद नेशनल एडवेंचर अवार्ड भारत सरकार द्वारा दे दिया गया था, जो कि 1994 में दिया गया था। और उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारतीय सम्मान, जो कि 1995 में दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से ये इन्होंने PhD किया था और मानदी उपाधि भी हासिल किया था। कब? तो 1997 में। उसके बाद संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार की पहली वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान, जो कि 2013-14 में से दिया गया था, सम्मानित किया गया था। ये आप दे सकते हैं, यही है बछेंद्री पाल। ठीक है, तो सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जमशेदपुर में निम्न में से कौन से दो नदियों का संगम होता है? यहाँ पे संगम हो रहा है, देख सकते हैं। तो कौन से दो नदियों का संगम होता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे स्वर्ण रेखा और खरकई का जो है वो यहाँ पे जमशेदपुर में संगम होता है। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा की, तो इसकी कुल लंबाई जो है साथियों 474 किलोमीटर है। और जो कि इसका उद्गम जो है दोस्तों छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से इसका होता है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटियो से होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे खरकई, तो खरकई का जो है इसका कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 220 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा गंगा और यमुना। ठीक है, तो गंगा और यमुना जो है वो कहाँ पे इसका संगम होता है? तो इनका संगम जो होता है वो प्रयागराज में होता है। ठीक है, प्रयागराज में इनका संगम होता है, मिलता है। ठीक है, और यहीं पे जो है आके सरस्वती भी मिलती है। ध्यान रखिएगा, सरस्वती भी यहीं आकर के मिलती है प्रयागराज में। ठीक, और अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा कोसी और गंगा। कोसी और गंगा कहाँ पे आकर के मिलती है? तो बिहार, ध्यान रखिएगा, ये बिहार के कटिहार जिला में जाकर के मिलता है। कौन? तो कोसी और गंगा। ठीक है, जो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से ये संबंध है। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे 1995 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है विधेयक कब पारित किया गया था, अगर सवाल पूछा जाए? ठीक है, पारित कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों, 30 मार्च 2001 को पारित किया गया था। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, और साथियों के साथ ज़रूर करिएगा। जो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, किस राज्य में सबसे बड़े खंबे के शीर्ष पर भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया? आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि झारखंड में किया गया था, इन सभी से पहले और सबसे बड़े। जो कि कब किया गया था ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग एक ध्यान रखिएगा, झारखंड में कितना फीट का किया गया था? तो 200 फीट का जो है वो झंडा फहराया गया था, जो कि बड़े खंबे के शीर्ष पर भारत का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था झारखंड में। इन सभी के अकॉर्डिंग, इन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में सबसे बड़े खंबे के शीर्ष पर भारत का सबसे बड़ा तिरंगा जो कहाँ फहराया गया था, तो आप राइट आंसर करेंगे साथियों कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के बेलगाम में। ठीक है, बेलगाम में किया गया था, जो कि 110 मीटर का था। अगर हम फुट की बात करते हैं तो 360.8 फीट का टोटल था। ठीक,
और हम बात करते हैं भारत का झंडा सबसे पहले कौन फहराया था? सबसे पहले झंडा कौन फहराया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, श्रीमती भिखाजी रुस्तम ने जो है वो फहराया था। भिखाजी रुस्तम कामा, जिन्हें हम लोग मैडम कामा भी कहते हैं, मैडम कामा भी इन्हें कहा जाता है। कब फहराया था ये भी आप डेट याद रख लीजिएगा। 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। किनके द्वारा? तो मैडम कामा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदजी टाटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है जमशेदजी टाटा। कब स्थापना किया गया था? तो 26 अगस्त 1907 को स्थापना किया गया था। किनके द्वारा? तो जमशेदपुर के द्वारा। और ये कहाँ पे है? तो ध्यान, जमशेदजी टाटा के द्वारा। और ये कहाँ पे है? तो जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में है ये आपका, ध्यान रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, क्योंकि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है वो ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि झारखंड में, इसका अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं वर्तमान में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के अध्यक्ष हैं। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष कौन है? तो नोएल टाटा। ठीक है, नोएल टाटा जो है उपाध्यक्ष है। और हम बात करते हैं अगर मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मुंबई और महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है आपका टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी का जो है वो मुख्यालय है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना ही इनका उद्देश्य है, हमारी धरोहर का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी धरोहर से सवाल पूछा जाता है। तो मेन उद्देश्य जो है भारत संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्धि विरासत को जो है वो संरक्षित करना, यानी कि सुरक्षित रखना ही होता है, संरक्षण करना जिसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो दोस्तों आज के क्लास का वीडियो जो है यहीं पे हम संपन्न करते हैं, और ये क्लास जो है वो चलता रहेगा हमेशा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में तांबा अयस्क की समृद्धि भंडार है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।